अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अपना क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सीरीज़ का 11वां लेक्चर है। उसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई इस चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर होगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले जो सवाल दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। शुरुआत में हम लोग 2 नंबर वाले सवालात का जो सेक्शन है पहले उसको हल करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप 1 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। इनमें सबसे पहला जो सवाल है वो है, अगर r इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर हो तो साबित कीजिए कि nth मदार में इलेक्ट्रॉन की ख़ती रफ्तार हमेशा बुनियादी क़दरी अदद के साथ माकूस तनासुब में होती है। ओके आप देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको आर की कीमत दी गई है, यानी बोहर का जो जौहरी नज़रिया है उसकी बुनियाद पर जो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट होता है, दायरवी मदार का जो निस्कुत्र है आर, उसका फार्मूला आपको डायरेक्टली इसमें दिया गया है और ये फार्मूले को इस्तेमाल करके आपको इलेक्ट्रॉन की ख़ती रफ्तार यानी लीनियर वेलोसिटी जो है उसका फार्मूला जो है वो हासिल करना है और उसका रिलेशन बताना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ओके देखिए इसको किस तरह से करेंगे। बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की ख़ती रफ्तार मालूम करना, इसलिए हम लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन की ख़ती रफ्तार, लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देखिए इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको दी गई है वो है आर। आर इज इक्वल आर यानी दायरवी मदार का निस्कुत्र, आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम यहाँ पर बोहर के जौहरी नज़रिए के अलग अलग जो मफरूज़ात हैं, आप याद रखिए टोटल 3 मफरूज़ात हैं, उनमें से आज हमको दूसरे मफरूज़े की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इस पर्टिकुलर सवाल के लिए दूसरा जो मफरूज़ा है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन उस मदार में होता है जिस मदार में ज़ावियाई मेयार हरकत मुस्तकिल होता है। अब ज़ावियाई मेयार हरकत जो है आप याद रखो उसको आमतौर पर हम L से डिनोट करते हैं और उसका हमको सीधा सादा फार्मूला पता है, वो है P इंटू आर। ओके L यानी ज़ावियाई मेयार हरकत एंगुलर मोमेंटम, P जो है वो लीनियर मोमेंटम है। ये जो P है इसका अपना फार्मूला होता है M इंटू वी। तो इस तरीके से L का जो फार्मूला बनेगा वो आएगा L इज इक्वल टू M इंटू वी इंटू आर। ओके ये कंसेप्ट आप याद रखो, L इज इक्वल टू M V R। ओके ज़ावियाई मेयार हरकत। अब बोहर का जो नज़रिया है उसके जो सेकंड पॉस्टुलेट, दूसरा जो मफरूज़ है उसके मुताबिक ज़ावियाई मेयार हरकत की कीमत NH/2π होती है। इसलिए हम यहाँ पर उसका जो फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो फार्मूला यूज़ करेंगे MVR इज इक्वल टू NH/2π। इसमें आप M और R को उधर शिफ्ट कर दो तो V की वैल्यू हमको मिलेगी V इज इक्वल टू NH/2π M इंटू R। अब आप एक काम कर सकते हैं, V की ये जो कीमत है इस कीमत के अंदर आपको नज़र आ रहा है R। ओके R सफिक्स N, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर इस जगह पर ये R सफिक्स N है और इस सवाल में आपको R की वैल्यू दी गई थी, R का फार्मूला दिया गया था। तो दिया गया जो R का फार्मूला है उसको आप उठाकर इस जगह पे ला के रख सकते हो। ओके तो जैसे आप इसमें यहाँ ला के रखेंगे ये फार्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, V सफिक्स N इज इक्वल टू NH। यहाँ पे V सफिक्स N जो है, सफिक्स में N का मतलब है N नंबर वाला मदार। ओके N नंबर वाले मदार में इलेक्ट्रॉन की ख़ती रफ्तार, तो इज इक्वल टू आ जाएगा NH/2π M और R की जगह पर उसका फार्मूला रख दिए। अब ये जो फार्मूला है इस फार्मूले के अंदर आप जैसा देख रहे हो यहाँ ये पाई से ये पाई कटेगा, ये M से आप इस M को कट कर सकते हैं। ओके ये 2 चीज़ें कट होने के बाद जो बचेगा वो कुछ इस तरह से बचेगा और अब लास्ट आखिरी स्टेप के अंदर Z इंटू ई स्क्वायर को आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। ओके तो जैसे आप उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे आपको फार्मूला मिलेगा V सफिक्स N इज इक्वल टू Z इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 H इंटू N। आप याद रखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी ज़रूरत हमको बाद में बार बार पड़ेगी। यहाँ पर ये जो Z है इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। जनरली आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन जौहर के लिए है और जब हम लोग हाइड्रोजन जौहर की बात करते हैं तो उसका जो एटॉमिक नंबर है Z वो 1 होता है।
ओके, इसलिए आप इसमें z को हटा भी सकते हैं, यानी z को हटाकर आप फार्मूला जो है वो याद रख सकते हैं ओनली फॉर हाइड्रोजन। किसी और आंसर के लिए अगर अप्लाई करना हो तो फिर आपको z लेना पड़ेगा। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ पर v का फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले के अंदर बदलने वाली चीज़ कौन सी है? तो अगर आप गौर करेंगे वो सिर्फ n है। अगर n को सरका दिया जाए तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, v सफिक्स n इज इक्वल टू, आप देखिए z ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 h n था, n को अलग कर दिए, n क्योंकि नीचे है उसको 1 अपॉन n के रूप में अलग करना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ इस फार्मूले के अंदर ये पूरी क्वांटिटी मुस्तकिल है। ओके, कांस्टेंट है, इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, यानी वी एन इज इक्वल टू आ गया 1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। ये चीज़ हमको साबित करना था। ओके, ये था हमारा आज का पहला सवाल। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, बोहर के जौहरी नज़रिए का दूसरा मफरूज़ा बयान कीजिए, उस मफरूज़े का हिसाबी ज़ाब्ता यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखिए। ओके, आप देखो यहाँ पर फिर से दूसरे मफरूज़े की बात हो रही है। हमने अभी कुछ देर पहले भी दूसरा मफरूज़ा जो है बयान किए थे पिछले सवाल में, लेकिन यहाँ दोबारा से हम उसको लिख लेंगे। आप याद रखो, बोहर के जौहरी नज़रिए के दूसरे मफरूज़े को अलग अलग तरीक़ों से बयान किया जा सकता है। उसका एक तरीका मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, उसका तरीका ये है कि उसका एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि जब हम कोई जौहर लेते हैं तो उस जौहर के बीच में मरकज़ा होता है। ओके, आप उसको यहाँ पर इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर ये इस तरीके से हमने एक जौहर लिए। अब इस जौहर के बिल्कुल बीचों बीच में एक छोटा सा मरकज़ा रहेगा। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि ये छोटा सा यहाँ पे मरकज़ा है। इस मरकज़े के अतराफ़ में बहुत सारे दायरी मदार हैं, तो मैं जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मदार बना देता हूँ। ओके, अब आप गौर से देखो कि यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हो तो ये मरकज़ा है। ओके, ये मरकज़ा है। इसके अलावा ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये मदार है, दायरवी मदार। अब मरकज़े के अतराफ जो खाली जगह है वो इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि उसके अंदर बहुत सारे मदार आ जाते। ओके, ढेर सारे मदार हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की ख़ास बात यह है कि वो उन सब मदारों में नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन उन ख़ास मदारों में पाया जाता है जिनमें एक मखसूस कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होती है, और वो मखसूस कंडीशन जो है वो एक्चुअली बोहर का दूसरा मफरूज़ा है। बोहर ने ये तस्वुर पेश किया था, उसका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस मदार में पाया जाएगा जिस मदार में उसका यानी इलेक्ट्रॉन का ज़ावियाई मेयार हरकत मुस्तकिल होगा, जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में पाया जाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं रहेगा उसके अंदर। ओके, तो अब जाहिर सी बात है, दायरवी मदार अगर फिक्स है इसका मतलब वो दायरवी मदारों के निस्फ कुत्र भी फिक्स हो गए। इसलिए हम दूसरे मफरूज़े को इस तरह से भी बयान कर सकते हैं। देखिए, आप गौर से सुनिए, मरकज़े के अतराफ़ दायरवी मदारों के निस्फ कुत्र कुछ मखसूस कीमत वाले ही मुमकिन होते हैं। यानी एक्चुअली बात यह है कि दायरवी मदारों के जब आप निस्फ कुत्र मखसूस करोगे तो वो दायरवी मदार में मखसूस ही हो जाएंगे। ओके, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हो कि कुछ मखसूस दायरवी मदारों के बारे में बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ उन दायरी मदारों के अंदर पॉसिबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की जिनमें इलेक्ट्रॉन का ज़ावियाई मेयार हरकत यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा और उसकी कीमत h/2π या NH/2π के बराबर हो जाएगी। h/2π अगर बोल रहे हो तो फिर साथ में इंटीग्रल मल्टीपल बोलना पड़ेगा। ओके, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। इस चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि L इज़ इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यहाँ पर आप याद रखो कि ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h जो है वो प्लैंक का मुस्तकिल है। ओके, तो इस तरह से h/2π इसका इंटीग्रल मल्टीपल L ने होना चाहिए। तो ये था दूसरा मफरूज़ा। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, L सफिक्स n इज़ इक्वल टू NH/2π। n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या ऑर्बिट का नंबर है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप समझ लीजिए, आप सबको एक चीज़ पता है कि L जो है एंगुलर मोमेंटम वो होता है P × R के बराबर। P का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, ख़ती मेयार हरकत, तो ख़ती मेयार हरकत और उमूदी फासला इन दोनों का हासिल ज़रब होता है ज़ावियाई मेयार हरकत। इसलिए L जो है उसको आप P × R लिख सकते हो। लेकिन P का मतलब होता है कमैयत
और रफ्तार का हासिल ज़रब, तो आप p की जगह पर m इंटू वी ले सकते हैं। तो इस तरह से l का फॉर्मूला आ जाएगा m इंटू वी इंटू आर, यानी p की जगह पर मैंने m इंटू वी लिख दिया हूँ। तो इस तरह से l का फॉर्मूला क्या बनेगा, एम वी आर। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ की गई है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पर m का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमियत, v का मतलब है इलेक्ट्रॉन की ख़ती रफ्तार, r का मतलब है दायरी मदार का निस्फ कुत्र, n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उर्दू में आप उसे कहेंगे बुनियादी कदरी अदद, और उसका मतलब होता है एक्चुअली उसका मतलब होता है ऑर्बिट का नंबर। ओके, यानी ऑर्बिट, अगर पहला ऑर्बिट है तो n1 होगा, अगर दूसरा ऑर्बिट है तो n2 होगा। ओके, ये जो है वो प्लैंक्स का कांस्टेंट है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, हाइड्रोजन जौहर के लिए बोहर के जौहरी नज़रिए की खामियां बयान कीजिए। ओके, लिमिटेशंस। आप देखो बोहर का जो जौहरी नज़रिया है उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। उसने एटम की कंप्लीट जो पिक्चर है वो बिल्कुल पेश किया है, और बिल्कुल फार्मूलों के लिहाज से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हर तरह से वो सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन दुनिया का कोई भी नज़रिया 100% सही नहीं होता। हर नज़रिए के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कोई उसमें खामी, कोई ना कोई नुक्स ज़रूर होता है। तो बोहर का जो जौहरी नज़रिया है उसमें भी नुक्स है। उसके अंदर जो नुक्स हैं, दो बड़े बड़े नुक्स यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं। उनमें से पहला नुक्स ये है कि हाइड्रोजन जौहर के लिए ये जो बोहर का जो नज़रिया है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये सिर्फ हाइड्रोजन जौहर के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकता है। यानी जब आप हाइड्रोजन जौहर के स्पेक्ट्रम, उसका जो तैफ होता है, आप उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो ठीक है, ये उसको एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन हाइड्रोजन जौहर के अलावा दुनिया के दूसरे जो अनासिर हैं उनके जो स्पेक्ट्रम है वो आप बोहर के जौहरी नज़रिए की बुनियाद पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इसका पहला जो लिमिटेशन आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि बोहर के जौहरी नज़रिए की बुनियाद पर हाइड्रोजन जौहर के अलावा किसी दूसरे अंसर के तैफ यानी स्पेक्ट्रम की वजाहत नहीं की जा सकती। ओके, ये है इसका पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट इसके अंदर लिमिटेशन वाला है वो ये है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनकी इंटेंसिटी जो है वो बदलती है। यानी कभी उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती, कभी कम हो जाती और चेंज होती है। ये जो बात है कि क्या रीज़न है, क्यों स्पेक्ट्रल लाइंस जो है उनकी हिद्दत जो है, उनकी जो इंटेंसिटी है वो क्यों चेंज होती है, इस चीज़ की वजाहत के अंदर भी बोहर का जो नज़रिया है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। ओके, तो ये है इसकी दो अलग अलग लिमिटेशंस। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, डी ब्रॉगली के मफरूज़े को इस्तेमाल करके बोहर के जौहरी नज़रिए का दूसरा मफरूज़ा जो है वो साबित करना है। आप देखो, दूसरे मफरूज़े को लेकर बार बार सवाल आते हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आप देखो यहाँ पर आपको दूसरे मफरूज़ा जो है उसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन डी ब्रॉय की जो हाइपोथेसिस है उसको यूज़ करके। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये जो वर्ड है डी ब्रॉय, एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट गुजरे हैं। इसको स्पेलिंग के हिसाब से अगर बात करें तो डी ब्रॉगली जैसा लगता है। ओके, इसलिए बहुत सारे लोग उसको डी ब्रॉगली ही कहते हैं, बल्कि कई मरतबा वो डी ब्रॉगली ही नाम उसका निकल जाता है। लेकिन रियल में उसका जो ओरिजिनल जो नाम है वो डी ब्रॉय है, उसको डी ब्रॉय पढ़ना चाहिए। ओके, बहरहाल चलिए चलते हैं इस सवाल की तरफ। आप देखो, डी ब्रॉय का ये कहना था कि दुनिया में जितने भी ज़र्रात हैं, कोई भी चीज़ जो ज़र्रात से मिलकर बनी हुई है, अगर वो हरकत में है तो हरकत की वजह से उसके अंदर मौजी फितरत आ जाएगी, यानी उसके अंदर वेव नेचर जो है वो आ जाएगा अगर वो हरकत में है। तो कोई भी ज़र्रा, कोई भी जिस्म, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी हो, अगर वो हरकत में है तो हरकत की वजह से उसके अंदर मौजी फितरत यानी वेव नेचर जो है वो आना है। और अगर उसके अंदर मौजी फितरत आना है तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में तमाम चीज़ें जो हमको नज़र आ रही हैं वो वैसी नहीं है, यानी मतलब ये है कि वो उनका जो नेचर है वो दोनों तरह का नेचर उसके अंदर होगा। दुनिया की तमाम चीज़ें जो हमको नज़र आती हैं तो वो नज़र आना उनका एक पहलू है, उनका नज़र नहीं आने वाला भी उनके अंदर एक पहलू हो सकता है, और वो जो पहलू होगा वो वेव नेचर वाला होगा।
ओके। अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर हरकत की वजह से वेव नेचर पैदा होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन भी तो हरकत में है। इसलिए डी ब्रॉय का ये कहना था कि मरकज़े के अतराफ जो इलेक्ट्रॉन जो हरकत करते हैं तो उन हरकत के दौरान वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नहीं रह सकते बल्कि वो मौज भी बन जाते हैं, लहर जैसे बन जाते हैं, उनमें मौजी फितरत आ जाती है। और अगर उनमें मौजी फितरत आ जाएगी तो फिर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऑर्बिट में जब हम उसको बताएंगे तो हम उसको एक लहर के रूप में बता सकते हैं। यहाँ पर आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन को जिस लहर के रूप में हम बनाएंगे एक्चुअली वो एक साकिन लहर जैसा बनेगा, स्टेशनरी वेव जैसा। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर वो नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन का जो, हाइड्रोजन नहीं, दुनिया का कोई भी एलिमेंट अगर आपने लिए तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो देखने में स्टेशनरी वेव जैसा रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है बल्कि वो एक स्टेशनरी वेव भी है, वो एक साकिन लहर जैसा भी है डी ब्रॉय के मुताबिक। ओके। अब आप देखिए, अगर अगर आप इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन के मदार को एक स्टेशनरी वेव के रूप में, एक साकिन लहर के रूप में अगर देख रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि साकिन लहर की जो कंडीशंस हैं वो सारी कंडीशंस, वो तमाम शर्तें जो है वो आप इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में लगा सकते हो। ओके। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट दायरवी होता है, उस वो जो दायरा नुमा जो उसका जो ऑर्बिट रहेगा तो उसकी ख़ास एक मुहित होगा, एक ख़ास सरकमफरेंस होगा। ये जो ख़ास मुहित, ये जो सरकमफरेंस है जिसकी कीमत ज्योमेट्री के लिहाज से 2πr होती है, ये सरकमफरेंस डेफिनेटली उस स्टेशनरी वेव के तूले मौज के बराबर या उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। ओके। यानी यहाँ पर आप ऑर्बिट को कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं दे सकते। ऑर्बिट की जो लंबाई है वो बिल्कुल ऐसी लंबाई, ऐसी ख़ास लंबाई उसके अंदर आपको देना पड़ेगा जो या तो तूले मौज के बराबर हो या तूले मौज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो। तो इसलिए डी ब्रॉय का ये कहना था कि सरकमफरेंस जो है, सरकमफरेंस ऑफ ऑर्बिट यानी मदार का जो मुहित है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल यानी n टाइम्स लैम्डा। ओके। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हो कि मुहित जो है दायरवी मदार का वो n लैम्डा के बराबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके। तो सरकमफरेंस ऑफ ऑर्बिट यानी मुहित का, यानी मदार का मुहित n लैम्डा के बराबर होगा। और अब आपको मालूम है मुहित का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। मान लो ये इक्वेशन 1 है। अब अगर आपने डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस को इस्तेमाल किए तो डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस का ये कहना था कि जो वेव नेचर होता है वो h/p के बराबर होता है। ओके। h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट और p यानी उस पार्टिकल का ख़ती मेयार हरकत। ओके। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा h/p। अब p का मतलब m इंटू वी होता है, तो इस तरीके से h इज लैम्डा इज इक्वल टू h/p की जगह पर हमने m इंटू वी ले लिए। अब ये वाली जो कीमत इसको आप इक्वेशन 1 में रख दो। जैसे आप इसको 1 में रखोगे ये हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू n टाइम्स h/m इंटू वी। इसमें से आप एक काम कर सकते हैं, m इंटू वी को इधर ला लो और 2π को उधर भेज दो। ऐसा करने पर आपको मिलेगा mvr इज इक्वल टू n टाइम्स h/2π। लेकिन mvr का मतलब l होता है। ओके। तो जैसे आप उसी जगह पर l ले लेंगे आपको ये वाला फार्मूला, इस तरीके से फार्मूला जो है आपको मिलेगा l सफिक्स n या सिर्फ l भी बोल सकते हैं इज इक्वल टू nh/2π। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये है बोहर के जौहरी नज़रिए का दूसरा मफरूज़ा और अभी हमने इसको साबित किया है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के मुताबिक। यानी डी ब्रॉय जिसका कहना था कि लैम्डा इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/p, इस चीज़ को इस्तेमाल करके हमने ये वाला फार्मूला l इज इक्वल टू nh/2π साबित कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस करेक्ट है तो फिर बोहर के जौहरी नज़रिए का सेकंड मफरूज़ा भी करेक्ट है। यानी ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अब इंटरलिंक्ड हो रही हैं। ओके। ये सब अलग अलग नज़रियात थे लेकिन इनको एक दूसरे की बुनियाद बनाकर इनको साबित किया जा सकता है। ओके। इस तरह से यहाँ पर हमने इसको साबित कर दिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5, साबित कीजिए कि ताबकार अंसर की निस्फ ज़िंदगी वक्फ़ा हमेशा इन्हिताती मुस्तकिल लैम्डा के साथ माकूस तनासुब में होती है। ओके। आप देखो निस्फ ज़िंदगी वक्फ़ा, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर एक ख़ास बात यह होती है कि उसके जौहर लगातार कम होते चले जाते हैं।
क्योंकि उसके मरकज़े में से अल्फ़ा ज़रात, बीटा ज़रात और गामा शुआएं खारिज होती हैं। इस वजह से उसमें जौहर की तादाद जो है लगातार कम होती चली जाती। जैसे जैसे वक्त बढ़ता वैसे वैसे जौहर कम होते जाते। जौहरों का कम होना जो है इसे कहते हैं तापकारी इन्हेतात या रेडियो एक्टिव डीके। ओके। और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा ज़रूर आता जब जौहरों की तादाद इब्तदाई तादाद से आधी हो जाती। वो जो वक्त होता है जिसमें जौहरों की तादाद इब्तदाई तादाद का निस्फ हो जाती है उसे कहते हैं निस्फ ज़िंदगी वक्फ़ा यानी हाफ लाइफ पीरियड। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने उसी की तारीफ बयान की है कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए ऐसा टाइम जिसमें उस अंसर के जौहरों की तादाद इब्तदाई हालत में जो जौहरों की तादाद थी उसका निस्फ हो जाती है, उसे निस्फ ज़िंदगी वक्फ़ा कहते हैं। ओके। अब यहाँ पर आप इसका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले आप देखो कि हम इन्हेतात का कानून यूज़ करेंगे। तापकारी इन्हेतात का जो कानून है उसका ये कहना है कि एन, वो जो फार्मूला है एक्चुअली वो फार्मूला ये आपके सामने है, n इज़ इक्वल टू n0 e का पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पर आप याद रखना ये जो n है ये जौहरों की वो तादाद है जो बाकी बची हुई है, और n0 जो है ये जौहरों की वो तादाद है जो शुरू में थी। जैसे मिसाल के तौर पर मान लो शुरू में 100 जौहर थे और आधे घंटे के बाद 80 बचे, तो यहाँ पर ये 80 जो है ये n हो जाएगा और ये n0 जो है ये 100 होगा। ओके। n0 का मतलब है जौहरों की इब्तदाई तादाद और n का मतलब है जौहरों की वो तादाद जो अभी बाकी बची हुई है। ओके। तो ये था इक्वेशन 1। अब इसके अंदर आप दो कीमतें रख सकते हैं। कौन सी दो कीमतें रखेंगे? पहली कीमत ये वाली और दूसरी कीमत ये वाली। n की जगह पर n0/2 लो और t स्मॉल t की जगह पर आप t हाफ ले लेंगे। t हाफ का मतलब है हाफ लाइफ पीरियड। अब देखो ये वैल्यूज़ अगर यहाँ रखते हैं ये बन जाएगा n0/2 इज इक्वल टू n0 e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। अब जैसा आप देख रहे हो इधर भी n0 है इधर भी n0 है तो ये कट जाएगा। ये कटने के बाद जो चीज़ बची वो है 1/2 e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसका माकूस ले लो। जैसे आप इसका माकूस लेंगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो 1/2 का हो जाएगा 2। ओके। और e का पावर जो माइनस लैम्डा टी था वो हट जाएगा और उसकी जगह पे e का पावर प्लस लैम्डा टी हो जाएगा। ओके। इन्वर्स लेने पर जो पावर है, पावर जो होते हैं तो वो निगेटिव हो जाते हैं। ओके। तो ये था दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेना। अब आप दोनों साइड का लॉग ले सकते हैं। जैसे आप दोनों साइड का लॉग लेंगे ये हो जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस e इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ। लेकिन ये वाली जो चीज़ है log ऑफ 2 टू द बेस e इसकी वैल्यू होती है 0.693। इसको आप डायरेक्ट याद कर लो। ओके। डायरेक्ट इसको याद करना पड़ेगा। log ऑफ 2 टू द बेस e का जो कीमत है वो हमेशा क्या होती है 0.693। तो 0.693 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी हाफ। अब इसमें आप टी हाफ को छोड़कर लैम्डा को उधर ला लो। ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। ये फार्मूला जो है ये निस्फ ज़िंदगी वक्फे को ज़ाहिर करेगा। अब आपने अगर इक्वल टू और मुस्तकिल हटा दिए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी टी हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। ओके। यही चीज़ हमको साबित करना था कि निस्फ ज़िंदगी वक्फा हमेशा डीके कांस्टेंट के साथ माकूस तनासुब में होती है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6, वो है तारीफ़ें बयान करना है। पहला है इश्तियाली तवानाई, दूसरा है आइशुदगी की तवानाई। ओके। आप देखो पहला पॉइंट इश्तियाली तवानाई, इंग्लिश में इसे एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। इश्तियाली तवानाई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से उठाकर किसी और स्टेट में पहुंचाना। ओके। उसको एटम के बाहर नहीं पहुंचाना है, याद रखो ये सबसे मेन पॉइंट है इसके अंदर। यानी यहाँ पर एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होगा वो तवानाई जो आप किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में देंगे ताकि वो ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए। यानी इलेक्ट्रॉन ने उसी एटम के अंदर रहना है लेकिन किसी और ऑर्बिट के अंदर, अपने ऑर्बिट को छोड़कर ऊपर वाले किसी ऑर्बिट में चले जाना है। ओके। देखो इसकी तारीफ कैसी होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको पहले बता देता हूँ। मान लो एक इलेक्ट्रॉन पहले मदार का रहने वाला है, आपने उसको तवानाई दिए और वो वहाँ से निकलकर दूसरे मदार में चला गया। वो जो तवानाई आपने उसको दिए उसको कहेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, जिससे वो पहला मदार छोड़ के दूसरे मदार में चला गया। एक दूसरी मिसाल आप देख लो। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, आपने उसको एनर्जी दी है, वो पहले ऑर्बिट से निकलकर सीधा तीसरे ऑर्बिट में चला गया। अब आप देखो वो पहले ऑर्बिट से निकलकर सीधे तीसरे में गया है। ओके। इसको भी हम एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसने एटम को नहीं छोड़ा,
वो एटम के अंदर ही है, वो हायर ऑर्बिट में पहुंचा है, वो एक्साइटेड स्टेट में गया है। ओके, तो ये होता है एक्साइटेशन एनर्जी का कंसेप्ट। देखिए डेफिनेशन क्या होगी, ज़मीनी हालत यानी ग्राउंड स्टेट में मौजूद किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी इश्तियाली हालत यानी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए जो तवानाई दरकार होगी उसको इश्तियाली तवानाई कहते हैं। इश्तियाली हालत में पहुंचाना है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर उसको पहुंचाने के लिए जो तवानाई लगेगी वो तवानाई जो है वो इश्तियाली तवानाई होती है। ओके, ये था एक्साइटेशन एनर्जी का कंसेप्ट। अगला जो पॉइंट आपको देखना है वो है आयन शुद्धि की तवानाई यानी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए दूसरा एक वर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल भी है। ओके, देखो इसके अंदर एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले अपनी ग्राउंड स्टेट में रहेगा, अब आप उसको इतनी तवानाई देंगे कि वो एटम के ही बाहर चला जाए, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से निकलकर जौहर के बाहर चला जाएगा, वो किसी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, यानी कोई हायर ऑर्बिट में नहीं जाएगा एटम के अंदर, बल्कि एटम छोड़कर बाहर निकल जाएगा। उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तारीफ देखो इस तरह से होगी, ज़मीनी हालत यानी ग्राउंड स्टेट में मौजूद किसी इलेक्ट्रॉन को जौहर के बाहर निकाल देने के लिए जो कम से कम तवानाई दरकार होगी उसे आयन शुद्धि की तवानाई कहते हैं। ओके, तो ये था कंसेप्ट आयन शुद्धि की तवानाई का। मुझे उम्मीद है आपको दोनों डेफिनेशंस समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है पास्चन सिलसिला यानी पास्चन सीरीज़ में तवील तरीन तूले मौज की कीमत मालूम कीजिए, और ब्रैकेट में आपको RH यानी रिडबर्ग का मुस्तकिल जो है उसकी कीमत दी गई है। ओके, चलो ठीक है। देखो अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और पास्चन सीरीज़ के बारे में है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर 5 अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज़ होती हैं। पहला होता है लेमैन सीरीज़, दूसरा होता है बाल्मर सीरीज़, तीसरा होता है पास्चन सीरीज़, चौथा होता है ब्रैकेट सीरीज़ और पांचवा होता है पी फंड सीरीज़। ओके, ये जो मैंने 5 सीरीज़ के नाम बताया हूँ ये पाँचों सीरीज़ को आपको इसी ऑर्डर में याद करना पड़ेगा। ओके, चलो ये प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले आपको रिडबर्ग का कांस्टेंट दिया हुआ है। रिडबर्ग कांस्टेंट जो है हाइड्रोजन के लिए वो दिया हुआ है R सफिक्स में H इज इक्वल टू 1.097 10 का पावर प्लस 7, और इसकी यूनिट आप याद रखो, इसकी यूनिट देखो बहुत ही ख़ास है, मीटर इनवर्स। ओके, मीटर इनवर्स। तो ये यूनिट भी कई मरतबा एग्जाम में पूछते हैं कि रिडबर्ग का जो मुस्तकिल है उसकी इकाई क्या है, उसकी इकाई क्या है। रिडबर्ग उसकी इकाई है मीटर इनवर्स। इस पर से अगर उसका आबाद बनाएंगे तो उसका आबाद आएगा L-1, बाकी सारे लोग 0। ओके, मीटर इनवर्स है मतलब मीटर -1 टाइम्स है, तो लंबाई वजह एक मरतबा होगी। ओके, बहरहाल ये कुछ साइड वाले जो क्वेश्चन हैं इनको आप ध्यान में रखो, ये सब पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। हाँ, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। आप देखो इस सवाल के अंदर आपको ओके, तो आगे बढ़ाते हैं। देखो पास्चन सीरीज़ के अंदर एक ख़ास बात यह है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से कूद कर तीसरे मदार में आता है, यानी इसके अंदर जो ग्राउंड स्टेट है वो तीसरा मदार है। ओके, तो यहाँ पर बस ये एक मेन चीज़ आप याद रखो कि N1 जो है वो 3 रहेगा। ओके, अब आपको बोला गया है इस सवाल के अंदर कि आपको कम से कम तूले मौज चाहिए। नहीं सॉरी, आपको इस सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, सवाल में आपको दिया गया था तवील तरीन तूले मौज यानी मैक्सिमम तूले मौज। ओके, याद रखना कि मैक्सिमम तूले मौज आपको उस वक्त मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन पहला जो स्पेक्ट्रल लाइन होता है वो मैक्सिमम होता है और आखिरी वाला जो रहता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो पास्चन सिलसिले का जो पहला तहकीक़ात है उसी का तूले मौज सबसे ज़्यादा होगा, वही तवील तरीन होगा। और वो कब मिलेगा, पहला स्पेक्ट्रल लाइन कब मिलेगा पास्चन सीरीज़ का, जब इलेक्ट्रॉन चौथे मदार से तीसरे पे आएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आप याद रखो कि N1 जो है वो 3 होगा तो N2 जो है वो 4 होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ने 4 से 3 पर आना है। अब यहाँ पर आप बोहर्स फार्मूला यूज़ करेंगे। बोहर्स फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू R ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इसमें आप कीमतें रख दो, 1/λ इज इक्वल टू R की वैल्यू रख दिए। R के सफिक्स में H लगाए तो भी चलेगा, नहीं लगाए तो भी कोई मसला नहीं है। ओके, 1/N1 की वैल्यू 3 है, N2 की वैल्यू 4 है। ये तमाम वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व किए
तो 1/9 माइनस 1/16, फिर इसको क्रॉस करेंगे, 16 माइनस 9 वो जाएगा 7, नीचे 9 इंटू 16 आएगा 144। अब ये सब आ गया 1/λ की वैल्यू मिली 7.0679 इंटू 10⁻7/144। इसको अब आप उल्टा कर दो। जैसे आप इसका माकूस लेंगे तो माकूस लेने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 18751 इंटू 10⁻−10 मीटर, और -10 का मतलब डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है। इस तरीके से आपका आंसर जो आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू वो आएगा 18751 डिग्री एंगस्ट्रॉम, यानी 18,751 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ये तूले मौज होता है आज़म तरीन तूले मौज पासन सीरीज़ का। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला जो सवाल है वो है सवाल नंबर 8, और वो है कि हाइड्रोजन जौहर में बोहर के तीसरे मदार यानी थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जावियाई म्यार हरकत 3.165 10⁻34 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। प्लैंक का मुस्तकिल मालूम कीजिए। आप देखो ये जो सवाल है इसके अंदर आपको प्लैंक का मुस्तकिल पूछ रहे हैं। प्लैंक का मुस्तकिल मतलब एच। आप देखो मैं यहाँ पे दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़। प्लैंक का मुस्तकिल होता है एच, और आपको मालूम है कि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और उसकी कीमत है 6.63 इंटू 10⁻−34 जूल इंटू सेकंड। अब आप एक चीज़ देखो, आपको प्लैंक का मुस्तकिल मालूम करना है। ऐसा सवाल जो है जिसका जवाब आपको पहले से मालूम हो। ओके, ऐसे सवालात को बिल्कुल कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। आपने ये सवाल के शुरुआत यानी इस सवाल में जो जो चीज़ें दी गई है वो सब रखो, उससे रिलेटेड फार्मूला बनाओ। कैलकुलेशंस के अंदर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करो, कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 6.63 10⁻−34। इसके अलावा कोई दूसरा आंसर आ ही नहीं सकता इसका। ओके, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये देखो इसको किस तरीके से हम करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते। सवाल दिया हुआ है कि तीसरे मदार में एंगुलर मोमेंटम यानी L3 उसकी वैल्यू इतनी दी गई है, H मालूम करना है। अब आप बोहर का जो नज़रिया है उसका आप सेकंड पॉस्टुलेट यूज़ करो। उसका सेकंड पॉस्टुलेट ये वाला था L इज इक्वल टू NH/2π। ओके, यहाँ पर N की जगह पर 3 ले लेंगे क्योंकि तीसरा मदार दिया गया है, तो हो जाएगा L3 इज इक्वल टू 3H/2π। अब ये हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फार्मूले के अंदर जैसा आप देख रहे हो ये जो 3 है और ये जो 2π है इनको बाजू में शिफ्ट करो। ये 2π ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे जाएगा। तो ऐसा होने पर फार्मूला कुछ ऐसा बनेगा, H इज इक्वल टू 2π इंटू L3/3। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। जब आप इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे अल्टीमेटली आपको फार्मूला इस तरह से, यानी अगर आपने इसका रियल में कैलकुलेशन किए, पाई की वैल्यू 3.142 रखे और इसको रियल में अगर आपने सॉल्व किए तो आंसर इस तरह से आएगा, H इज इक्वल टू 6.6296 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। और अब आप जैसा देख रहे हो कि ये वाला जो यहाँ जो कंसेप्ट, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 6.6296, 2 के आगे बड़े बड़े नंबर हैं। इसका मतलब आप इसको डायरेक्टली अगर आप में से किसी ने ऐसा लिख दिया 6.63 10⁻34 तो करेक्ट है अप्रॉक्सीमेटली, यानी यही उसकी वैल्यू जो है होती है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। एक ताबकार अंसर की निस्फ ज़िंदगी वक्फा 3.2 डेज़ है। उसका इन्हताती मुस्तकिल लैम्डा और औसत ज़िंदगी वक्फा टो मालूम कीजिए। ओके, देखो इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले निस्फ ज़िंदगी वक्फा 3.2 डेज़, लैम्डा मालूम करना है, टॉ मालूम करना है। फार्मूला यूज़ करो। फार्मूला निस्फ ज़िंदगी वक्फे का डीके कांस्टेंट के साथ में। तो आप देखो फार्मूला हमारे पास ये वाला था, T½ इज इक्वल टू 0.693/λ, और बाद में लैम्डा और T½ को इंटरचेंज कर लिए। जैसे इंटरचेंज करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693/T½ इसमें T½ की कीमत रख देंगे। तो जैसी कीमत रखेंगे ये बन जाएगा 0.693/3.2। इसको डिवाइड करें अगर, जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 0.2166 डे इनवर्स। आप याद रखना डीके कांस्टेंट की जो इकाई है वो हमेशा टाइम के इन्वर्स के बराबर होती है, डे इन्वर्स इस तरह से लेंगे। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट हमारा। अब दूसरा पॉइंट वो हमको औसत ज़िंदगी यानी एवरेज लाइफ मालूम करना, मीन लाइफ। तो मीन लाइफ का कंसेप्ट ये आपके सामने है।
आप हमेशा याद रखो ये चीज़ कि औसत ज़िंदगी वक्फ़ा हमेशा डीके कांस्टेंट का उल्टा होता है। यानी डीके कांस्टेंट जो है इन्हेताती मुस्तकिल जो है, अगर आपने उसका ज़रबी माकूस ले लिया, उसको अगर आपने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिए, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा औसत ज़िंदगी वक्फ़े के बराबर। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करो, टॉ इज इक्वल टू 1/λ, लैम्डा की वैल्यू रख दिए, लैम्डा की वैल्यू ये आ गई 1/0.2166। अब 0.2166 का आप रेसिप्रोकल इजीली देख सकते हैं लॉग टेबल के अंदर। आप लॉग टेबल के अंदर रेसिप्रोकल में जाओ, उसको जब आप देखेंगे आपको मिलेगा टॉ इज इक्वल टू 4.617 डेज़, क्योंकि ये औसत ज़िंदगी वक्फ़ा है, इसलिए इसकी यूनिट जो है वो डेज़ रहेगी। ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा सवाल नंबर 9। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। हाइड्रोजन जौहर के लिए मुख्तलिफ तवानाई सतहें का नामज़द खाका बनाइए। इन सतहों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की मुंतकली ट्रांजिशन भी दिखाइए। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप याद रखो, ये सवाल मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में जो है ये पूछा जाता है। इसको कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, तवानाई सतही खाका। तैफ़ी खतूत के लिए या स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए तैफ़ी खतूत के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइए। इस तरह का सवाल हमेशा पूछते हैं। देखिए इसके जवाब में आप हेडिंग डालेंगे तवानाई सतही खाका, एनर्जी लेवल डायग्राम, और वो डायग्राम कुछ इस तरह से होगी। अब ये डायग्राम जो है इसको आप बनाओगे कैसे और इसके अंदर कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप ध्यान में रखिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है जिसको ब्लैक किया गया है, इसको ब्लैक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यानी आपको आपके पेज पर जब आप ये डायग्राम बनाओगे तो उसमें ये ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये क्यों ब्लैक किया गया है तो उसका रीज़न मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप देखो, सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये जो पिक्चर आपके सामने दिख रही है, एक्चुअली ये एक एटम की तस्वीर है, एक जौहर की तस्वीर है। ओके, आप सोच रहे होंगे कि जौहर तो गोल होता है, ये कैसा है? तो यहाँ पर एक्चुअली जो जौहर की जो गोल तस्वीर जो होती है तो उसको रेक्टेंगुलर अंदाज में या तरसीम के अंदाज में दिखाया गया है। इसमें आप इस तरीके से ध्यान में रखना है कि यहाँ नीचे इस जगह पर ये जो चीज़ मैं बताने यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ कहीं तो भी इस जगह पर यहाँ न्यूक्लियस है। ओके, ये रेड कलर से जो मैंने बनाया हूँ तो इस जगह पर एक मरकज़ा है, मतलब एटम का जो मरकज़ा है वो न्यूक्लियस वो यहाँ पर है। अब अगर यहाँ मरकज़ा है तो फिर मरकज़े के ऊपर ऑर्बिट होंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये n=1 ये पहला ऑर्बिट, n=2 दूसरा ऑर्बिट, n=3 तीसरा ऑर्बिट, n=4 चौथा ऑर्बिट, n=5 पाँचवा ऑर्बिट, और ऐसा बढ़ते 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 फिर बहुत सारे ऑर्बिट आएंगे, 6 7 8 9 एक के बाद एक। वो एक दूसरे से इतने क्लोज होंगे कि ये पूरा बेल्ट यहाँ पे ब्लैक बता दिए, और आखिरी वाला रहेगा n=∞। ओके, लास्ट वाला जो है वो n=∞ आएगा। तो टोटल मिलाकर जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं। न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो इनफाइनाइट ऑर्बिट हैं, और इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर नीचे वाले मदार में है और अगर आप उसको बाहर से एनर्जी देंगे तो वो नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो वहाँ वो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट होती है, वो उसमें एक्साइटेड स्टेट रहती है और वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती। एक्साइटेड स्टेट के अंदर आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकता है, इतने कम टाइम के लिए, और वो फ़ौरन वापस आता अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर। जब वो वापस आता तो वापसी की जो तस्वीर है वो यहाँ दिखाई गई है। ओके, इस एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की वापसी की पिक्चर जो है वो बताना है। देखिए इसको किस तरह से समझेंगे हम लोग। सबसे पहले आप देखो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये वाली यहाँ की तस्वीर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, इस पर आप पूरा फोकस करो, इसको आप गौर से देखो। मैं इसको थोड़ा सा लगे तो आपके सामने क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा। आप देखिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पर 2 से 1 पर आया। ओके, 2 नंबर वाले ऑर्बिट से 1 नंबर वाले ऑर्बिट में ये इस तरह से आया है। फिर बाजू वाले ख़त के अंदर इलेक्ट्रॉन 3 नंबर वाले ऑर्बिट से पहले नंबर में आया है। फिर इलेक्ट्रॉन 4 से 1 पर आएगा। इस तरह से वो अलग अलग मदारों से ऑर्बिट नंबर 1 में आ रहा है। ओके, आप देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि
किस तरह से इलेक्ट्रॉन ऊपर के मदारों से कूदकर पहले नंबर वाले मदार में आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से कूदकर पहले मदार में आता है तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलती है उनको कहते हैं लेमैन सीरीज। ओके, ये लेमैन सीरीज है। लेमैन सीरीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्बिट से कूदकर पहले नंबर वाले मदार में आना। ओके, ये लेमैन सीरीज हो गई। आप याद रखिए लेमैन सीरीज का ताल्लुक अल्ट्रावायलेट लाइट से होता है। उर्दू में हम उसे बालाए बनफशी नूर कहते हैं। ओके, अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर इसका ताल्लुक रहेगा। ओके, अब यहाँ पर अल्ट्रावायलेट का मतलब होता है जिसके अंदर तूले मौज की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ओके, तो सॉरी, तूले मौज की कीमत बहुत कम होगी और तवातिर की कीमत बहुत ज़्यादा होगी। ओके, तो ये था लेमैन सीरीज़, अल्ट्रावायलेट रीजन से ताल्लुक़। अब दूसरा जो ऑर्बिट है दूसरा जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ यहाँ पर है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी मदार से कूदकर ऑर्बिट नंबर 2 में आएगा, जैसा आप देख रहे हो। इस मर्तबा आप जो है इस चीज़ को देखो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 नंबर वाले मदार से कूदकर 2 में आया, इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से कूदकर 2 में आया, इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 से कूदकर 2 में आया। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर के कोई भी मदार से आ रहा है लेकिन ऑर्बिट नंबर 2 में आ रहा है। ऐसे टाइम पर जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ आपको मिलेगी उसे कहते हैं बाल्मर सीरीज़। ओके, बाल्मर सीरीज़ जो है वो विजिबल होती है, मतलब उसको हम देख सकते हैं। अब उसको अगर हम देख सकते हैं और रियल में अगर हम उसको देखें तो कैसे नज़र आएगा, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। अब आप ओरिजिनली बाल्मर सीरीज़ के जो 4 तहफ़ी ख़त जो नज़र आते हैं वो अब आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। ये ओरिजिनल बाल्मर सीरीज़ इस तरह से होता है, जैसा अलग अलग ये जो 4 कलर की जो लाइंस आपको नज़र आ रही है ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर, ये एक्चुअली बाल्मर सीरीज़ है। ओके, चलिए वापस आते हैं अपने सवाल पर। यह हो गया बाल्मर सीरीज़ यानी सीरीज़ नंबर 2। तीसरे नंबर पर आ जाएगा पासचन सीरीज़। पासचन सीरीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन ऊपर के हायर ऑर्बिट से कूदकर ऑर्बिट नंबर 3 में आएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर अगले जो 2 जो सीरीज़ हैं वो नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन आप चाहो तो उनको दिखा सकते हो। अगली जो सीरीज़ आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा वो रहेगा जब इलेक्ट्रॉन 5 से 3 पर आएगा, 6 से 3 पर, ऐसा करते करते अलग अलग मदारों से वो ऑर्बिट नंबर 4 यानी ऑर्बिट नंबर 4 पे जब आएगा, इन लोगों को हम कहेंगे ब्रैकेट सीरीज़। ये वर्ड आप याद रखिए, ब्रैकेट सीरीज़। ओके, अब ब्रैकेट सीरीज़ जो है इसका ताल्लुक इंफ्रारेड से होगा। ओके, ब्रैकेट सीरीज़ जो है 4थे नंबर वाली सीरीज़ है। फिर इसके बाद और एक सीरीज़ है उसका नाम है पी फंड सीरीज़, 5वीं, जब इलेक्ट्रॉन 5वें मदार में आता है तो। ओके, तो इस तरीके से हम तवानाई सतही खाका इन एनर्जी लेवल डायग्राम बनाकर अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस जो है उनकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर पिक्चर के लेफ़्ट साइड में नंबर हैं n से लेकर 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये ऑर्बिट के नंबर हैं। ओके, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे n बढ़ते जाएगा, यहाँ तक कि आप इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। राइट साइड में यहाँ आप देखो इधर तवानाई दी गई है, तो अगर आपको तवानाई की ये तमाम कीमतें अगर आपको याद रहती हैं तो ये आपके बहुत काम में आएंगी। आप यहाँ पे याद रखना, पहले नंबर वाले मदार में इलेक्ट्रॉन की तवानाई होती है वज़ा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे नंबर के ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की तवानाई होती है -3.4, तीसरे में होती है -1.51, चौथे में होती है -0.85, 5वें में होती है -0.54। ओके, कहने का मतलब अगर आप ये तमाम नंबरों को याद रख सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको ये नंबर याद नहीं रहते हैं तो फिर मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। आप याद रखो, आपको सिर्फ ये एक कीमत याद रखना है, E1 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको याद कर रखो। ओके, लेकिन जब आप E2 के बारे में लिखेंगे तो आप E2 की जगह पर लिख सकते हैं E1/4। ओके, अगर आपने E1/4 लिख दिया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जब आप तीसरे के बारे में बात करेंगे, इसकी जगह पर यानी E3 की बात लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे E1/9। आप याद रखो 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर। ओके, E1 की जो भी कीमत है वज़ा 13.6, उसको अगर आप 9 से डिवाइड करें तो यही नंबर मिलना है। ओके, इसी तरीके से अगर आपने
चौथी कीमत के बारे में लिखना है, आप उसको लिख सकते हैं E1/4 का स्क्वायर यानी 16। ओके, इसी तरह से अगर आपको ये वाला नंबर लिखना है पाँचवा, आप उसको लिख सकते हैं E5 इज इक्वल टू E1/25। 25 मतलब 5 का स्क्वायर। तो जो नंबर का ऑर्बिट है उस नंबर के स्क्वायर के साथ में आपको E1 को तकसीम करना है। ओके, बेसिकली E1 जो है उसको आपको n के स्क्वायर से डिवाइड करना है। बस ये कंसेप्ट आप याद कर लो। अगर आपने E1 को n के स्क्वायर से डिवाइड कर लिया तो आपको उस ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। इसको आप बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, यहाँ पर आप देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि लेमैन सीरीज़ अल्ट्रावायलेट लाइट से उसका ताल्लुक़ है, वो अपनी आँखों से नज़र नहीं आएगा। बाल्मर सीरीज़ विजिबल है, वो हमको हमारी आँखों से नज़र आता है। ओके, पार्सन सीरीज़ का ताल्लुक़ इंफ्रारेड से है। इसके बाद ब्रैकेट सीरीज़ का ताल्लुक़ भी इंफ्रारेड से है। उसके बाद पी फंड सीरीज़ का ताल्लुक़ भी इंफ्रारेड से है। मतलब ये हुआ कि ये जो 5 अलग अलग जो सिलसिले हैं, इनमें से नज़र आने वाला जो सिलसिला है वो सिर्फ ये है, बाल्मर सीरीज़ अकेला एक ऐसा सीरीज़ है जिसका ताल्लुक़ विजिबल रोशनी से है, जो हमको यानी इंसानों को जो नज़र आता है। बाकी बचे हुए जो सीरीज़ हैं, लेमैन, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सब के सब नज़र नहीं आते, क्योंकि इनमें से लेमैन सीरीज़ जो है वो अल्ट्रावायलेट को बिलोंग करती है, और बाकी बचे हुए जो 3 हैं ऊपर वाले, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड, उनका ताल्लुक़ इंफ्रारेड से है। ओके, यहाँ पर ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम का कंप्लीट कंसेप्ट, पूरा उसका डायग्राम और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। ओके, यहाँ पर हमारे 2 नंबर वाले सवाल कंप्लीट हो गए हैं, और अब क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए मुनासिब यही है कि अब मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ पे रोक दूँ। मेरा इरादा तो ये था कि मैं 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले तमाम सवालात को आज ही कवर करूँ, लेकिन वक्त ज़्यादा हो जाने की वजह से अब ये मुनासिब नहीं है कि मैं 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले सवालों को भी आज ही ऐड कराऊँ। ओके, इसलिए मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले सवालात को अलग से उनका जो लेक्चर है वो मैं आप करवा दूँगा। आप स्टडी करते रहिए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।